हेलो बच्चों, ये हमारा छठा अध्याय है। 6 चैप्टर है और जो चैप्टर का नाम है वो मृदा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में वर्गीकरण तक पढ़ा था। ये हमने कर लिया था वर्गीकरण तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद आज हमें पढ़ना है जलोढ़ मृदाएँ। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है और कैसे इसका निर्माण होता है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। जलोढ़ मृदाएँ उत्तरी मैदान कौन से हैं? जो गंगा और यमुना नदी के द्वारा बनाया गया है और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। नदी घाटियाँ मतलब जहाँ से नदियाँ अपना पानी लेकर बहती हैं और वो क्या करती हैं, अपने साथ मिट्टी के कणों को बहा कर लाती हैं। तो जहाँ से जो नदियों का रास्ता गया, मान लो ये नदियाँ हैं, ये ऐसे बहती हुई जा रही हैं, तो इस रास्ते में क्या होगा, ये जो मिट्टी के कण जहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ झील है, तो यहाँ पर क्या होगी, मिट्टी जमना शुरू हो जाएगी। तो वो इसमें इन भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। मतलब यदि हम टोटल अपने देश का एरिया देखें तो 40% एरिया में क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं। निक्षेपण मतलब जमाव के द्वारा इनका निर्माण होता है, क्योंकि नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं, वो नदियाँ इन मिट्टियों का जमाव करती हैं। निक्षेपण का मतलब फिर मैं आपको बता रही, जमाव होता है, जिन्हें नदियाँ और सरिताओं ने वहित तथा निक्षेपित किया है। तो इस मिट्टी को किसने जमा किया है? नदियों ने, या फिर जो नदियों की धाराएं हैं उन्होंने इसको बहा कर लाया गया है। वाहित मतलब बहा कर लाना, तथा निक्षेपित करना मतलब जमा करना। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली हुई हैं। राजस्थान का छोटा संकीर्ण मतलब छोटा सा एरिया, वहाँ से होती हुई ये जो मिट्टी है कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात के मैदान तक फैली हुई है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पूर्वी तट कौन सा है? ये इधर, जैसे इधर पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी तट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पूर्व की तरफ जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं यहाँ पर, तो ये क्या करती हैं, यहाँ किनारे पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और ये जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। और यहाँ क्या होते हैं, डेल्टा में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो भी मैक्सिमम इन्हीं में पाए जाते हैं, जो डेल्टा बनते हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई मिट्टी से, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो इनका निर्माण होता है, गठन मतलब निर्माण में जो बलुई और दोमट मिट्टी होती है उससे भी ज़्यादा चिकनी होती हैं। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। किसमें? जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं पाई जाती हैं, विकसित हुई हैं। ये खादर और बांगर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें भी ये दो रूप हैं, इसके खादर और बांगर। तो ये क्या है, जो गंगा का ऊपरी मैदान है, ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान है, वहाँ पर खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं, दो अलग अलग मिट्टी पाई जाती हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ है। जो खादर है, जो इसकी बात हम कर रहे हैं खादर की, ये क्या है, जो बाढ़, नदियाँ जब अपना रास्ता बदल देती हैं तो वो क्या करती हैं, बाढ़ का स्वरूप दिखा देती हैं हमें। क्योंकि जब उनका रास्ता बदल जाता है तो क्या होता है, रास्ता बदल जाने की वजह से वो जहाँ पर, मान लो उसको यहाँ से जाना था और यहाँ से वो इन्होंने रास्ता बदल दिया, तो यहाँ पर कोई गांव है तो यहाँ क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी और इस क्षेत्र को पानी मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो ये क्या होती हैं, खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाले नया जलोढ़। ये देखो मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं, वो लाइन आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दिखा गया है वन मृदा, उसके बाद है जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा है, काली मृदा है, लेटराइट मृदा है, शुष्क मृदा है। तो ये सारी प्रकार की मृदाएं बताई गई हैं हमें। तो ये यहाँ पर देखो वन मृदा जो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर में है। वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारा कौन सा एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, इधर वाला एरिया है, इधर सिक्किम का एरिया है और ये इधर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है।
तो ये क्या है, वन मैदान, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या मिलते हैं, वन मिलते हैं। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, डॉटेड वाली है हमारी, जहाँ पर डॉट आपको दिखाई दे रही है, ये नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए जाते हैं, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। नदियाँ अपने साथ, ये देखो, ये जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है, यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि ये क्या है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इनके द्वारा जो भी मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उसके द्वारा जो मैदानों का निर्माण होता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये छोटे छोटे डैश में है। ये इधर वाला एरिया है, यहाँ वाला एरिया है, यहाँ वाला एरिया है, और उसके बाद ये इधर वाला एरिया है, ये इधर वाला एरिया। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद काली मिट्टी है, चेक बॉक्स में है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मेनली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, काली मिट्टी है। कपास की खेती भी बहुत अधिक मात्रा में होती है यहाँ पे। थोड़ा सा एरिया गुजरात का है, और ये मैक्सिमम कौन सा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला एरिया है। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी और शुष्क मृदा। लेटराइट मिट्टी ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है, तमिलनाडु है, और कुछ कुछ एरिया बीच में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो शुष्क मृदा है वो कहाँ मिलेगी हमें, जहाँ बारिश बिल्कुल कम होती है। तो ये कौन सा एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है, जहाँ शुष्क मृदा पाई जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारी लाइन थी यहाँ से। हाँ, जो खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, जो महीन गाद मतलब जो बारीक तरह की जो गाद होती है, गाद का मतलब आप समझते हो कि जो मिट्टी होती है उसमें दलदल जैसा बन जाता है, और जो बारीक मिट्टी होती है उसके कारण ये क्या होती है, महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देती है। जो मिट्टी होती है ये काफ़ी उपजाऊ होती है, जिससे जो भूमि का जो उपजाऊपन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। जो बांगर है ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी का ही एक पुराना प्रकार है, जिसका जमाव जो बाढ़ के मैदान है उनसे दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। जो खादर और बांगर जो मिट्टी हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, और साथ में क्या पाए जाते हैं, कंकड़ भी पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमटी और मृणमय हो जाती हैं, बहुत अधिक चिकनी हो जाती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व मतलब यहाँ से और इस साइड जाते जाते इसमें जो बालू की मात्रा होती है, जो रेत के कण होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। हल्का धूसर मतलब जो ब्राउन कलर होता है उससे लेकर जो राख आपने देखे होंगे, जैसे लकड़ियाँ हम जलाते हैं उसका जो काला सा अवशेष बच जाता है उसको राख बोलते हैं। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पर क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है। उसके बाद देखते हैं काली मृदा। काली मृदाएं दक्कन के पठार अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा भी पाई जाती हैं। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी का जो नाम दिया गया है, दूसरा नाम, इसको हम रेगर मिट्टी भी बोलते हैं या फिर कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं, कि उनमें से कुछ भी पारगम्य मतलब जिसको पार किया जा सके, और अपारगम्य मतलब जिनको पार नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या होती हैं, चिकनी होती हैं, बहुत ही गहरी होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं। जो ये काली मिट्टी होती है गीली होने पर क्या होती है, जब सूखी होती है तो वो सिकुड़ जाती है, और जब गीली होती है तो वो फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसमें स्वतः जुताई हो गई हो।
जैसे हम खेतों की जुताई करते हैं तो जब ये सूख जाती है तो हमें कैसा प्रतीत होता है कि जैसे इनकी अपने आप ही जुताई कर रखी है। नमी के धीमे अवशोषण नमी को धीरे धीरे ये अपने अंदर अवशोषित करती है और नमी के अक्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। जो काली मिट्टी होती है वो अपने अंदर बहुत अधिक लंबे टाइम तक क्या करती है, नमी को बनाए रखती है, पानी को अवशोषित करके रखती है। ये देखो, ये जो पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको दरारें दिखाई दे रही हैं। जो काली मिट्टी है इसमें दरारें पड़ी हुई हैं। शुष्क ऋतु में काली मिट्टी, ये शुष्क ऋतु की बात है कि जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो जो हमारी काली मिट्टी है उसकी कैसी अवस्था हमें दिखाई देती है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है। और जो पानी अवशोषित करने वाली जो बात है काली मिट्टी की, उसके कारण जो फसलें होती हैं उनको, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों, जो वर्षा के अधीन जो फसलें होती हैं जिनके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उनको भी शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है। तो वो जो फसलें होती हैं उनको शुष्क ऋतु मतलब जब बारिश का मौसम नहीं होता है तब भी उनको ज़मीन से नमी की मात्रा, मतलब थोड़ा बहुत जो पानी की ज़रूरत होती है पौधों को, वो मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लो, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं रासायनिक दृष्टि से हम देखें तो चूने की मात्रा, लोह तत्व, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की भिन्न अभावों का होता है। इसका जो कलर बताया गया है वो ब्लैक कलर का, या फिर जो स्लेटी ग्रे कलर होता है वैसा वैसा इसका कलर बताया गया है। तो यहाँ तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। लाल और पीली जो मिट्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़नी है जो मिट्टियाँ आज पढ़ाई गई हैं। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।